ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स। आज का जो मेरा कंटेंट है एंथोसिरोस जेनरा में स्पोरोफाइटिक फेज हमें स्टार्ट करनी है और गैमेटोफाइट फेज में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम के बारे में बता गए थे। जैसा कि हम पूर्व में कह गए हैं कि जो NEP 2020 का सिलेबस कहता है कि डेवलपमेंट इसमें आपको नहीं स्टडी करना है, ठीक है। तो उस कंटेंट को मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि हम स्पेशली जो आपके जो टॉपिक ले रहे हैं जो NEP 2020 सेकंड सेमेस्टर का चल रहा है, तो एज पर सिलेबस जो है उसी हिसाब से चल रहे हैं। अब देखिए जरा, अब इसमें एक कंटेंट और रह गया था गैमेटोफाइटिक फेज में, लास्ट वाला फर्टिलाइजेशन। तो उसमें मुझे थोड़ा सा दिमाग में ये चीज रही कि ये चीज रह गई है, तो इसको केवल एक सेंटेंस में आपको बता देते हैं। जैसे आपको मालूम है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम से जो यूनिट निकल के आती है वो क्या होती है आपके एंथेरोजॉइड, और उसमें क्या होता है आपका आर्चिगोनियम में क्या होता है आपका एक्सेल। तो इसमें फर्टिलाइजेशन में सीधा सीधा हम लोग मेंशन कर देंगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में एंथेरोजॉइड एंड एग के फ्यूजन से डिप्लॉयड स्पोर का निर्माण होता है। केवल एक सेंटेंस में हम लोग बहुत ज्यादा इसको ना बढ़ाते हुए फर्टिलाइजेशन हेडिंग डालने के बाद एंथोसिरोस में फर्टिलाइजेशन की क्रिया में एंथेरोजॉइड एंड एग के फ्यूजन से डिप्लॉयड स्पोर बनता है, और इसको हम अंडरलाइन करके इसको ओके कर देंगे। और जैसे ये समाप्त होगा, अब चूंकि ये कंटेंट हमें मिल गया है कहां से, आपका ये जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से, और जब ये डिप्लॉयड स्पोर तैयार हुआ है तो अब जैसे ही डिप्लॉयड स्पोर बना कि हमारी फेज चेंज हो जाती है। अभी तक हम जो स्टडी कर रहे थे, जैसे ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल दो कंटेंट में जाती है, गैमेटोफाइटिक फेज एंड स्पोरोफाइटिक फेज, और जैसे ही डिप्लॉयड स्पोर का निर्माण हुआ तो आपका ये स्पोरोफाइटिक फेज की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका डिप्लॉयड स्पोर। तो जैसे ही अब हम हेडिंग डाले हैं स्पोरोफाइटिक फेज, ठीक है। तो स्पोरोफाइटिक फेज में एक्चुअल क्या है कि वैसे तो इसमें हम जनरल थोड़ा सा दे सकते हैं, लेकिन बट सिलेबस सीधा सीधा कह रहा है कि इसमें केवल आपको स्ट्रक्चर देनी है मैच्योर स्पोरोफाइट की, ठीक है। लेकिन एक सेंटेंस स्पोरोफाइटिक फेज की डेफिनेशन के तौर पे हम इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखने में कोई बुराई नहीं है, और मेरे आंसर का एक स्पेसिफिक लुक जाएगा कि स्पोरोफाइटिक फेज आपने हेडिंग डाली हुई है, इसके बाद स्पोरोफाइटिक फेज की परिभाषा लिखेंगे कि after fertilization formation of diploid oospore is the mother cell of sporophytic phase. After fertilization formation of diploid oospore dash diploid oospore is the mother cell of sporophytic phase, यानी कि मातृत्व कोशिका के रूप में ये काम करता है। उस चीज को दो अंडरलाइन में हम लिख के अंडरलाइन में लिख के इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख के अंडरलाइन कर देंगे। डिप्लॉयड आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड oospore डैश डिप्लॉयड oospore इज द मदर सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक फेज। अब देखिए जरा, स्पोरोफाइटिक फेज की स्टडी निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत करती है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट की स्टडी निम्न प्रकार की जाती है। इसमें हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट, हमने हेडिंग डाला हुआ है। इसमें दो कंटेंट आते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। जैसा बच्चों हम लोग रिक्सिया मार्केंसिया में पढ़ चुके थे कि जैसे आपका स्पोरोफाइट जनरली जैसे मार्केंसिया में तीनों चीजें आई थी, क्या क्या आया था आपका फुट, सीटा एंड कैप्सूल, और इन केस ऑफ एंथोसिरोस केवल आपका आ रहा है फुट और दूसरा क्या आ रहा है आपका कैप्सूल। और इसमें ये कॉम्पिटिटिव सवाल बनता है कि किस ब्रायोफाइटा में सीटा एब्सेंट रहता है, तो उस समय आपका आंसर आप किसके साथ जाएंगे, आपके एंथोसिरोस के साथ, ठीक है। तो अब देखिए जरा, सबसे पहला क्या है आपका कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, मैच्योर स्पोरोफाइट थैलस के किस फेज पर होता है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि डॉर्सल सरफेस पर, दो सरफेस होती है डॉर्सल और वेंट्रल। तो सबसे पहली चीज, मैच्योर स्पोरोफाइट थैलस के डॉर्सल सरफेस पर एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, और एलोंगेटेड को हम हिंदी में कहते हैं दीर्घित संरचना है, ठीक है। कैसी संरचना है आपकी, दीर्घित संरचना है। और यंग स्पोरोफाइट जो है आपका ग्रीन क्या नाम आपका डार्क ग्रीन कलर का होता है, और मैच्योर येलो टू डार्क,
ठीक है, इन दो के कलर आपको मेंशन करने हैं। और मैच्योर स्पोरोफाइट के दो भाग होते हैं, फुट एंड कैप्सूल। ठीक है, तो केवल आपको इतना देना है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट की स्टडी निम्नलिखित दो शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट और दूसरा कंटेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। पहला हेडिंग फिर डाला हुआ है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। मैच्योर स्पोरोफाइट थैलस के डोर्सल सरफेस पर स्थित एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है और यंग स्पोरोफाइट जो है आपके डार्क ग्रीन कलर का होता है, मैच्योर स्पोरोफाइट येलो और डार्क इन कलर होता है, येलो कलर का या क्या नाम आपका येलो कलर का और शायद मेरे ख्याल से ब्लैक कलर का है, डार्क और ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और मैच्योर स्पोरोफाइट फुट एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, अब देखिए जरा कि इसमें जो है इसके स्पोरोफाइट की संरचना में जो है आपके दो भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहला है आपका फुट और दूसरा है आपका कैप्सूल। जब हम कभी फुट की बात करते हैं, चाहे रिक्सिया में आई हो या मार्केंसिया में आई हो, फुट बेसल पोर्शन है। ठीक है, कैसा पोर्शन है आपका? बेसल पोर्शन है। तो फुट में हम क्या लिखेंगे? ये जो है आपके स्पोरोफाइट में बेसल बुलबिलस, और बुलबिलस को हम कहते हैं कंदिल संरचना है। और इसमें जो है आपका क्या नाम, ये कहां पे आपके एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट में अंतः स्थापित रहता है। इसमें केवल आपको यही देना है कि एंथोसिरोस में फुट जो है आपका बेसल बुलबिलस पार्ट है और ये जो है गैमेटोफाइट में धसा रहता है या एम्बेडेड रहता है। दूसरा है आपका कैप्सूल। तो कैप्सूल के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? कैप्सूल जो है आपका स्पोरोफाइट का मुख्य भाग है या मेन पोर्शन ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये जो है आपके थैलस की सरफेस पर ब्रिस्टल और हॉर्न के रूप में पाया जाता है। ब्रिस्टल को हम कहते हैं आपका सूक और हॉर्न को कहते हैं सींग। और इस कारण जैसे आप लोगों ने एक जानवर देखा होगा गेंडा, गेंडे की नाक पर सींग होता है, तो इस कारण तो जैसे कभी कभी एक कॉम्पिटिटिव सवाल बनता है, ऐसी कौन सी वनस्पतियां हैं जो गेंडे से मैच करती हैं? तो कौन सा मैच करता है? आपका एंथोसिरोस। तो हम कह सकते हैं कि इसके थैलस के सरफेस पर ये ब्रिस्टल और हॉर्न के रूप में जो है आपका पाया जाता है। तो इस कारण एंथोसिरोटॉक्सिडा के मेंबर हॉर्न बर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? हॉर्न बर्ड से। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है कि कौन सी वनस्पतियां हॉर्न बर्ड्स के नाम से जानी जाती हैं, तो कौन सा ब्रायोफाइट होगा? आपका एंथोसिरोस। तो इसके कैप्सूल में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपको क्या मेंशन करना होगा? ये मेन पोर्शन ऑफ स्पोरोफाइट है जो थैलस के सरफेस पर ब्रिस्टल और हॉर्न के रूप में विकसित होता है। इस कारण एंथोसिरोटॉक्सिडा के मेंबर जो है आपके हॉर्न बर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। और इसके बेस से और एपिक्स की लंबाई जो है क्या होती है? आपके बराबर होती। और एक चीज और मैं आपसे कह रहा हूं, ये अंडरलाइन पोर्शन है कि ये जो है इसमें क्या होता है कि बेस से लेके और एपिक्स तक, अगर हम इस फिगर को इसको हम रब कर रहे हैं, इसको देखिएगा, अगर हम इस तरीके से देखते हैं नीचे से ऊपर तक इसकी सेम लंबाई होती है। क्या होती है? आपकी सेम लंबाई। तो बेस से एपिक्स तक जो है आपकी सेम लंबाई होती है। और एपिकल पोर्शन में जो है क्या होता है? टेपरिंग होती है, एक तरीके से टेपरिंग होती है, ये मेंशन करना होता है। और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि बीच बीच में गैपिंग होती है। तो ये तो हो गया फुट ऊपर जाता है कैप्सूल, फिर बीच में गैपिंग है, तो ये जो गैपिंग वाली सेल्स है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन। और ये जोन क्या करता है? ये कैप्सूल के जो लेंथ में, ग्रोथ में जो है आपके रोल प्ले करता है, यानी कि ये कैप्सूल की लंबाई में वृद्धि जो है करता है। कौन सी सेल करती है? आपकी एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, और इनकी एक्टिविटी से जो है कैप्सूल की लंबाई में ग्रोथ होती है। और कल जो मेरा आपका कंटेंट रहेगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। तो आज का मेरा जो कंटेंट था स्पोरोफाइटिक फेज में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और गैमेटोफाइट का फर्टिलाइजेशन। बच्चों आप लोग वॉच करते रहिए क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इंटरनल मॉर्फोलॉजी से थोड़े छोटे शॉर्ट नोट टाइप के सवाल आगे निकलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर्स।